friends, welcome to Sharda classes and today we are going to start a chapter cell. आज हम सेल चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर हम सेल चैप्टर की बात करें तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो आप 8th या 9th क्लास से पढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं और ये आपके हायर स्टडी तक भी इतना लॉन्ग टॉपिक और इतना वाइड टॉपिक है कि आप हायर स्टडीज आप 11th में आप 12th में उसको फर्दर भी आप एक प्रॉपर यूनिट की तरह सेल बायोलॉजी को पढ़ते हैं। तो चलिए आज इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट करते हैं और फिर इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम सेल की बात करें तो आपने जो 8th और 9th क्लास में पढ़ा होगा तो हम पढ़ते हैं कि सेल क्या होता है। तो हमने पढ़ा अभी तक कि जो सेल होता है इट इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट, जिसके बेसिस पर हम इसी सेल को एक और नाम दे देते हैं और हम कह देते हैं कि दे आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल, यूनिट ऑफ लाइफ। वी कैन से इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब अगर हम इसी टर्म को थोड़ा सा एक्सपैंड करें कि क्यों हम इस सेल को फंक्शनल या स्ट्रक्चरल यूनिट बोल रहे हैं या फिर इसे फंडामेंटल या बेसिक यूनिट क्यों बोल रहे हैं, अगर इस पर थोड़ा सा बात करें तो क्योंकि अगर आप किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर वर्क करें तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो कहीं ना कहीं किससे बने हुए हैं, दे आर मेड अप ऑफ सेल। किससे बने हुए हैं, ये सेल से बने हुए हैं। अगर ये सेल से बने हुए हैं तो हम कह सकते हैं कि दे आर द स्ट्रक्चरल यूनिट, बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं इसी सेल से बना हुआ है। तो अगर ये स्ट्रक्चर क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म बना ही सेल से हुआ है तो इट मींस जितने भी फंक्शंस होंगे दे आर आल्सो परफॉर्म्ड बाय सेल। ये भी कौन परफॉर्म करेगा, ये भी हमारे सेल परफॉर्म करेंगे। तो इसीलिए हमने क्या बोल दिया इसे, ये क्या है, इट इज अ स्ट्रक्चर, इट इज अ फंक्शनल यूनिट। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन भी यही कर रही है और स्ट्रक्चर भी यही कर रही है, तो इसीलिए हमने इसको बोले कि इट इज अ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लाइफ। एंड फाइनली इन दो के बेसिस पर हम इसे बोलते हैं कि फंडामेंटल, क्योंकि अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई सर्वाइव कर रहा है तो उसकी दो मेन बेसिक चीजें हैं कि एक तो उसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा, अगर वो सर्वाइव कर रहा है तो कोई ना कोई फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा होगा, और दोनों ही उसकी बेसिक चीजें हैं तो दोनों ही सेल परफॉर्म कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दे आर द फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। चलिए ये तो था थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने जूनियर सेक्शंस में। अब हम इसकी थोड़ी सी डिस्कवरीज में बात करते हैं कि हमें किसने बताया कि यहाँ पर सेल एग्जिस्ट करता है और सेल नाम की कुछ चीजें भी हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं दे आर द सम इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज। किसकी डिस्कवरीज की बात करेंगे हम, सेल की डिस्कवरी की। तो सबसे पहले अगर सेल की डिस्कवरी हो गई तो मतलब सेल को पढ़ा भी गया होगा, तभी तो उसको सेल के बारे में फाइंड आउट किया गया, लोग उसे पढ़ते भी होंगे। तो सबसे पहले आती है कि इसकी स्टडी को क्या बोला जाता है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज द स्टडी ऑफ सेल। जहां पे भी सेल वर्ड की बात की जाती है वहां पे हम एक टर्म यूज करते हैं दैट इज साइटो या साइट। तो जहां पे भी टर्म आएगा साइटो या साइट वहां पे हम समझ जाएंगे कि वी आर टॉकिंग अबाउट सेल। तो अगर हम इसकी स्टडी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक टर्म होती है साइटो का मतलब हो गया सेल, और उसके आगे हमें पता है लोगी वर्ड आया लोगस से और जिसका मतलब होता है स्टडी। इट मींस साइटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सेल। दिस इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट जो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम सेल की स्टडी कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले यही चीज पता होनी चाहिए कि स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। चलिए अब सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग की बात करते हैं। तो सेकेंड थिंग क्या है, हु इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का फादर कौन है या फिर सेल का फादर कौन है। अगर हम इसकी बात करें, he is the one who discovered the cell and who coined the term cell and he is रॉबर्ट हुक। वो कौन है, वो और कोई नहीं रॉबर्ट हुक है। अगर हम इसकी
की बात करें तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की डिस्कवरी की थी, और उस टाइम पर जब उसने सेल की डिस्कवरी की थी वो और कुछ नहीं, उसने कौन से सेल की डिस्कवरी की थी, एंड ही डिस्कवर्ड द सेल, इसने सेल को डिस्कवर किया जो कि एक डेड सेल था। क्या था वो एक डेड सेल था। किसमें उसने देखा गया था, कहां से वो सेल एक्सट्रैक्ट किया था, फ्रॉम अ स्पेनिश कॉर्क ऑफ अ स्पेनिश ओक ट्री। यहां से उसने इस डेड सेल की, क्योंकि हमें पता है कॉक सेल्स जो होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं, तो इसलिए इसने जो इस ओक ट्री के कोक को जब ऑब्जर्व किया, उसने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर कुछ छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। इस तरह से उसे मल्टीपल कंपार्टमेंट्स नजर आए थे, और उसने उन्हीं कंपार्टमेंट के बेसिस पर क्या कह दिए थे कि ये कंपार्टमेंट्स जो हैं इन्हीं को ही उसने टर्म दे दी, कौन सी, सेल। तो इसलिए सेकंड मेजर पॉइंट आया हमारे पास कि ही कॉइन्ड द टर्म सेल। इसने कौन सी टर्म दी, सेल, बट इसने एक्चुअल में सेल नहीं, इसने बताया था, इसने जो टर्म दी थी उसने दिया था सेलुलर। क्या बताया था इसने बताया सेलुलर, और इस चीज को उसने पब्लिश भी किया अपनी एक बुक में। किसमें पब्लिश किया, इन अ बुक नेम्ड एज माइक्रोग्राफिया। बुक का नेम क्या था, माइक्रोग्राफिया। इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि क्या चीज है, कौन सी बुक में उसने ये पब्लिश किया था, कौन सी बुक में उसने बताया था कि इसकी टर्म का नाम क्या है, ठीक है। और जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हु डिस्कवर्ड सेल, we can say Robert. Who discovered a dead cell? We can say Robert. But the next question is who discovered a live cell? कि live cell की डिस्कवरी किसने की थी, तो उसका आंसर हम रॉबर्ट हुक नहीं कहेंगे। उसके लिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं who is the next is नेक्स्ट जो हम बात करते हैं दैट इज फादर ऑफ माइक्रोग्राफी। फादर ऑफ माइक्रोग्राफी। माइक्रोग्राफी टर्म हमने क्यों बात की, क्योंकि ये वो पर्सन है जिन्होंने क्या डिस्कवर किया था, ही डिस्कवर्ड अ माइक्रोस्कोप। क्योंकि अगर हमें एक लाइव सेल को डिस्कवर करना था तो उसके लिए हमें एक माइक्रोस्कोप की नीड थी। ये सारा काम 60s में हुआ, 16th में, और ये जब 70s में पहुंचे तब का काम है। और तब ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटन वैन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने इसे डिस्कवर किया। क्या डिस्कवर किया उन्होंने, माइक्रोस्कोप, और उसी माइक्रोस्कोप के नाम से इनको बोला गया फादर ऑफ माइक्रोग्राफी। क्योंकि इन्होंने माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया था तो इसके साथ साथ इन्होंने माइक्रोस्कोप में क्या चीज डिस्कवर की, माइक्रोस्कोप इसलिए देखो जब भी हम किसी चीज की डिस्कवरी करते हैं उससे रिलेटेड कुछ रिसर्चेस वहां पर चल रही होती है तभी वो चीज डिस्कवर हुई। तो इट मींस माइक्रोस्कोप की इसने डिस्कवरी की है तो इससे रिलेटेड भी कुछ चीजें उन्होंने स्टडी की होंगी। तो इन्होंने क्या बता दिया, ही डिस्कवर्ड फर्स्ट लाइव सेल। इन्होंने फर्स्ट लाइव सेल की बात करें या लिविंग सेल को इन्होंने डिस्कवर किया था। तो अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए हु डिस्कवर्ड द लाइव सेल, वी कैन से इट इज एंटन वैन ल्यूवेनहॉक। जब इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किया तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारे, सबसे पहले तो एक इन्होंने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को, नंबर ऑफ सेल्स को उस माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। जैसे कि हम एग्जांपल के फॉर्म पे कह सकते हैं कि जैसे इन्होंने यीस्ट देखा इसके अंदर, या फिर इसके अंदर एक आरबीसीज को देखा गया। तो इस तरह से ह्यूमन स्पर्म को देखा गया, दैट इज द मेल एंड मीट। तो ये नंबर ऑफ सेल्स थे जो इसके अंदर ऑब्जर्व किए हुए थे। तो अभी तक हमने दो मेन डिस्कवरीज की बात की। फर्स्ट इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी, जिन्होंने सेल के बारे में हमें बताया, जो क्या बता रहे थे कि जो कि इन्होंने दिया, रॉबर्ट हुक ने दिया, और इन्होंने ही सेल की डिस्कवरीज की। किस बेसिस पर, इन्होंने कहा कि इन्होंने जब ये कोक लिया स्पेनिश ओक ट्री का, इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया, तो उस टाइम पर माइक्रोस्कोप अवेलेबल नहीं थे, बट इन्होंने अपना है सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप था, जो एक छोटे से लेवल का माइक्रोस्कोप था, जिसमें उन्होंने देखा कि इसके अंदर कुछ छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स बने
कंपार्टमेंट्स को इन्होंने फाइनली क्या बोल दिया कि दे आर द सेल्स, और उसे वहां से टर्म दी गई सेल, और उन्होंने उसको पब्लिश किया अपनी एक बुक माइक्रोग्राफी। चलिए इसके बाद थोड़ी सी आगे चलते हैं। अगर थोड़ी सी और डिस्कवरीज की बात करें तो हमारे पास जो नेक्स्ट डिस्कवरी आएगी, नेक्स्ट डिस्कवरी क्या कह रही है, अभी तक हमें ये पता चल गया कि डेड सेल किसने डिस्कवर किया और लाइव सेल किसने डिस्कवर किया। अब हमारे पास आया कहते कि जब सेल के ऊपर काम होना स्टार्ट हो गया तो सेल के फीचर्स भी तो डिस्कवर होंगे, तो इसलिए कुछ साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया और हमें एक सेल थ्योरी दी, जिसे हम आज अपनी बुक्स में पढ़ते हैं। और सेल थ्योरी की अगर हम बात करें तो सेल थ्योरी में इन्होंने क्या किया, सेल थ्योरी में ये कहती है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, all living organisms are made up of cell and their products। उन्होंने क्या बोला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो कहीं ना कहीं या तो सेल से बने हैं या उन्हीं से रिलेटेड किसी प्रोडक्ट से बने हुए हैं। जैसे अब फाइनली अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये सेल थ्योरी दी किसने, तो सेल थ्योरी पे वर्क करने वाले हमारे पास दो साइंटिस्ट थे। वो दो साइंटिस्ट कौन कौन से थे, इट इज proposed by two scientists। first one is Schlinder and second one is Schwann। अगर हम इन दोनों की बात करें, जो हमारा फर्स्ट साइंटिस्ट है ही इज अ जर्मन बॉटनिस्ट। ये क्या थे, ये जर्मन बॉटनिस्ट थे जो जर्मन के थे, और ये क्या कर रहे थे, ये कहीं ना कहीं एक प्लांट के ऊपर, बॉटनिस्ट है तो ऑटोमेटिकली प्लांट पे ही वर्क करेंगे, तो प्लांट पे वर्क कर रहे थे। तो इन्हें प्लांट पे वर्क करते करते ये कहीं ना कहीं पता चला कि फाइनली जितने भी प्लांट्स हैं वो किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। एंड एट द सेम टाइम जो श्वान थे ये इंग्लैंड के एक बॉटनिस्ट थे, जूलॉजिस्ट थे, तो इन्होंने भी एट सेम टाइम पर एक एनिमल में डिस्कवरी की और फाइनली बताया कि जो एनिमल्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल। तो उन दोनों को मर्ज करके सेल थ्योरी दी गई और जिसमें ये कहा गया कि जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। चलिए अब जैसे जैसे सेल थ्योरी की एडवांसमेंट बढ़ी तो सेल थ्योरी पे थोड़ा सा और काम किया गया और इसे मॉडिफाई किया गया, और जब इसे मॉडिफाई किया तो मॉडिफाई करने के बाद इसका एक नाम चेंज कर दिया गया। मॉडिफिकेशन की है तो कुछ नेक्स्ट नेम दिया आएगा, तो नाउ द नेक्स्ट थ्योरी इज सेल लीनिएज थ्योरी। जो सेल लीनिएज थ्योरी थी इट स्टेट्स दैट ऑल new organisms are made from या formed from the pre-existing one। किससे बनेंगे, pre-existing one से। देखो आज के टाइम पे हमें ये चीज याद कहोगे कि कितनी की बेसिक सी चीज है, yes it is the basic one, but आज के टाइम पे अगर हम उस टाइम पर जब ये लोग वर्क कर रहे थे इसके ऊपर, उस टाइम की बात करें तो उस टाइम पर ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था, तो उस टाइम पर इसीलिए इसको थ्योरी का नाम दिया गया। अदरवाइज ये उससे आज के टाइम के अकॉर्डिंग तो बहुत ही बेसिक सी चीज है। तो अगर इसकी बात करें कि हु गेव दिस थ्योरी, तो ये थ्योरी जो दी गई थी, तो ये थ्योरी दी गई थी, किसने दी थी, इट इज प्रपोज्ड बाय वर्च्यू। किसने दी थी, वर्च्यू ने दी थी, और उन्होंने इसको इस लैंग्वेज में नहीं दिया था। ही gave this theory in a Latin language and he writes omnes cellula e cellula। क्लियर, जिसका देखो मतलब क्या है, ओमनीस का मतलब होता है न्यू, सेलुलर मतलब सेल, ई मतलब अराइज फ्रॉम, प्री एग्जिस्टिंग। तो ये फाइनली हमारी पूरी डेफिनेशन उन्होंने इस फॉर्म में दी कि हमारे पास जितने भी न्यू सेल होंगे वो कहीं ना कहीं कहाँ से अराइज होंगे, प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्लियर, तो ये थी हमारी सेल लीनिएज थ्योरी। एक लास्ट बेसिक से डिस्कवरी पढ़ते हैं, उसके बाद हम हमारी मेन थ्योरीज जो थी वो खत्म हो जाएगी और फिर हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे टाइप्स ऑफ सेल। चलिए एक लास्ट बेसिक से चलते हैं। इसके बाद एक मोस्ट इम्पोर्टेंट
पॉइंट जो गिवन है वो क्या है, इन्होंने बताया हमारे पास एक साइंटिस्ट आए रॉबर्ट ब्राउन। कौन से साइंटिस्ट? इट इज रॉबर्ट ब्राउन। हाँ, आपने जिन्होंने जूनियर सेक्शन में 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा तो उन्हें पता होगा कि ये रॉबर्ट ब्राउन कौन थे। रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या डिस्कवर किया था? ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। क्या डिस्कवर किया इन्होंने? न्यूक्लियस। क्लियर? चलिए ये हमारे, चलिए अभी हमने कंप्लीट किया डिस्कवरीज ऑफ सेल। चलिए हमने बेसिक डिस्कवरीज के ऊपर वर्क कर लिया। अब हम अपना नेक्स्ट थोड़ा सा आगे स्टार्ट करते हैं। दिस इज काइंड्स ऑफ सेल। अगर हम सेल के टाइप्स की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस इट इज ऑफ 2 टाइप्स। ये 2 तरह का है। कौन से 2 तरह के? आपने पहले भी पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोटिक सेल। It is of prokaryotic cell and second one is eukaryotic cell. First क्या है? Prokaryotic cell and second is eukaryotic cell. अगर हम इस टर्म को थोड़ा सा ब्रेक करें तो हम इसका मीनिंग यहीं पे ही फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे मीनिंग निकालें तो 2 टर्म्स इस वर्ड में जुड़े हुए हैं। फर्स्ट इज प्रो। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब ओल्डर टाइप का है। क्या ओल्डर टाइप का है? कार्यो। कार्यो वर्ड आया हमारे पास कार्योन से, जिसका मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या मतलब है इसका? न्यूक्लियस। तो हमने क्या बोला कि प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है। प्रिमिटिव टाइप के न्यूक्लियस का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यहाँ पर जो न्यूक्लियस का मैटर है, या फिर हम ये कहें कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, वो एब्सेंट होती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट अराउंड डीएनए। डीएनए इज प्रेजेंट बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट प्रेजेंट। इसीलिए इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की एब्सेंस की वजह से हमने इसको क्या बोला कि ये प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है। इसीलिए हम इसको यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की एब्सेंस की वजह से हम इसको न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? नाउ इट इज नोन एज न्यूक्लियोइड। हम उसे क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड। मतलब न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस के जैसा स्ट्रक्चर है बट न्यूक्लियस नहीं है। क्लियर? ऐसे ही अगर यूकैरियोट के टर्म को ब्रेक करें तो यहाँ पर आगे यू एंड कार्यो। यू का मतलब होता है ट्रू। कार्यो अगेन वर्ड टेकन फ्रॉम वर्ड कार्योन एंड इट्स मीन इज न्यूक्लियस। तो यहाँ पे हमारे पास टर्म क्या बनी? ट्रू न्यूक्लियस है। ट्रू मतलब जिसको हम एक्चुअल में न्यूक्लियस कह सकते हैं। एक्चुअल में हम न्यूक्लियस किसे कहेंगे? जहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। क्या होगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है इसलिए ये क्या है? इट इज अ ट्रू न्यूक्लियस। क्या है? ये एक ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अगर हम इसके बेसिक कुछ एग्जांपल्स देखें तो इसमें हमारे कौन से एग्जांपल्स आएंगे? इसमें हमारे यूजुअली क्या आएंगे? इसमें आएंगे हमारे पास प्रोटिस्टियंस। प्रोटिस्टियंस नहीं, इट इज बैक्टीरिया। कौन से आएंगे? बैक्टीरिया। जैसे माइकोप्लाज्मा, ये क्या है? दे आर प्रोकैरियोटिक सेल्स। एंड अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो इसके अंदर क्या आ जाएंगे? इसके अंदर सारे के सारे प्रोटिस्टा ग्रुप के मेंबर्स आ जाएंगे, मतलब प्रोटिस्टियंस आ जाएंगे। उसके बाद सारे फंजाई ग्रुप के मेंबर आ जाएंगे। उसके बाद प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये सारे के सारे ही यूकैरियोट्स हैं और वो सारे के सारे ही इसमें इंक्लूडेड होंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज नोट इट डाउन। और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट फर्दर कुछ फीचर्स पढ़ेंगे सेल के, क्योंकि अगर हम इसके बारे में कुछ देखें तो हमारे जो सेल होते हैं, सेल का जो साइज होता है और जो उसके शेप होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के अवेलेबल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि देयर आर वैरायटी ऑफ साइजेस ऑफ सेल्स आर अवेलेबल। तो हम 2 फीचर्स यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, दैट इज साइज एंड शेप ऑफ द सेल। स्टार्ट करते हैं इसे। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज साइज ऑफ सेल। अगर हम सेल के साइजेस की बात करें तो हमारे पास वैरायटी ऑफ साइजेस के सेल्स जो है वो अवेलेबल हैं।
तो अगर हम सबसे पहले इसकी बात करें, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज साइज। तो वैरायटी ऑफ साइज अवेलेबल है, वैरायटी ऑफ साइज की सेल्स अवेलेबल है हमारे पास। तो अगर हम इसके अंदर कुछ बेसिक की बात करें तो सबसे पहले हम क्योंकि अभी हमने पढ़ा प्रोकैरियोटिक सेल का साइज क्या होगा और यूकैरियोटिक सेल का साइज क्या होगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अगर साइज की बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल, अगर इसके सेल की साइज की बात करेंगे, इट इज लेसर देन 2.5 माइक्रोमीटर, राइट। एंड अगर वहीं पे ही यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल का जो साइज होगा इट इज ग्रेटर देन 2.5 माइक्रो, क्लियर। और इसके अंदर अगर हम बात करें, क्योंकि अगर इस पे क्वेश्चन हमारे पास इससे नहीं आएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल का साइज क्या है, यूकैरियोटिक सेल का, द क्वेश्चन आएगा हमारे पास कि लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है या फिर स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट सेल की बात करते हैं। तो स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है, आप लोगों ने जूनियर सेक्शन में भी पढ़ा हुआ है, इट इज माइकोप्लाज्मा। स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है, इट इज माइकोप्लाज्मा। और स्मॉलेस्ट सेल के साथ साथ अगर हम बात करें, इट इज लार्जेस्ट सेल। किसकी बात करें, लार्जेस्ट सेल। और उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, लॉन्गेस्ट सेल की। लार्जेस्ट सेल की बात करते हैं। अगर लार्जेस्ट सेल में भी देखें तो अगर लार्जेस्ट सेल में हमसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट प्लांट सेल कौन सा है, तो हमारा आंसर होगा इट इज एसिटेबुलेरिया। किसका होगा लार्जेस्ट सेल, एसिटेबुलेरिया। और वहीं पर ही एनिमल्स में लार्जेस्ट सेल पूछा जाए देन इट इज ऑस्ट्रिच एग। ये तो सबको ही पता है, ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट सेल। और अगर नॉर्मली पूछा जाए विच वन इज द लार्जेस्ट सेल, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, तो भी हमारे पास आंसर क्या रहेगा, इट इज ऑस्ट्रिच, क्लियर। उसके बाद आता है हमारे पास लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है। लॉन्गेस्ट सेल अगर हम बात करें तो हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है, गेस कीजिए, इट इज द सेल ऑफ ब्रेन known as neuron or nerve cell. It is neuron or nerve cell. आई होप ये सारी चीजें समझ में आएंगी। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर पूछा जाएगा कि सिंपली स्मॉलेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल, और वहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि लार्जेस्ट सेल में तो एसिटेबुलेरिया भी पढ़ा था और ऑस्ट्रिच एग भी पढ़ा था, बट हमें ये ध्यान रखना है कि ये प्लांट का है, ये एनिमल का है, और ओवरऑल लार्जेस्ट भी ऑस्ट्रिच एग है, ठीक। उसके बाद जो लॉन्गेस्ट सेल है वो ह्यूमन बॉडी में नर्व सेल होता है। चलिए, ये तो बात हुई साइज की। अगर साइज की बात करें तो सेकंड चीज आती है हमारे पास, दैट इज शेप। सेकंड चीज कौन सी है, सेकंड जो हमने करेक्टर पढ़ना है इंट्रोडक्टरी पार्ट में, दैट इज शेप। अगर हम शेप्स की भी बात करें तो शेप जो होती है सेल की, दैट इज मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ फंक्शन। उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग टू फंक्शन ऑफ सेल इट इज मॉडिफाइड। जो शेप होती है वो फंक्शंस के अकॉर्डिंग ही वर्क करती है। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अगर हम आरबीसीज की बात करें तो आरबीसीज की जो शेप होती है इट इज राउंड एंड बाइकनकेव। बाइकनकेव क्या होता है, अगर हम बाइकनकेव की बात करें इट इज जस्ट लाइक जो हम कैरम बोर्ड में हम जो उसकी गीटियां होती हैं उसको देखेंगे तो इट इज जस्ट लाइक कि वो क्या होती है, वैसे तो स्फेरिकल है, वैसे तो वो राउंड है, बट थोड़ी सी फ्लैटेंड है, जैसे दबी हुई है, पिचकी सी हुई है वो, ठीक। तो वो बाइकनकेव शेप है, क्लियर। उसके बाद सेकंड आती है हमारे पास डब्ल्यूबीसीज। अगर हम डब्ल्यूबीसीज की बात करें तो हमें पता है कि डब्ल्यूबीसीज का फंक्शन होता है हमारे इम्यून सिस्टम में, जो एक सोल्जर्स ऑफ द बॉडी की तरह भी काम करते हैं। तो इसीलिए इनकी शेप जो है हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि दे आर ऑफ इर्रेगुलर शेप। कौन सी शेप के हैं ये, इर्रेगुलर शेप के, क्लियर। उसके बाद अगर हम थर्ड बात करें नर्व सेल की, नर्व सेल की शेप कैसी होती है, जो नर्व सेल की शेप कैसी होती है, इट इज द लॉन्गेस्ट सेल, तो इट इज ब्रांच्ड शेप,
इनकी ब्रांच शेप होती है, ब्रांचेस होती हैं इनकी सेल की स्ट्रक्चर में। अगर बना के देखें तो इट इज लाइक दिस वन। तो ये देखिए यहाँ पे भी ब्रांचेस होंगी एंड फाइनली हर जगह पर ब्रांचेस अराइव होंगी। तो ये क्या है, ब्रांच शेप के हैं। एंड लास्ट अगर हम बात करें, द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग दैट इज अ स्पर्म सेल, स्पर्म व्हिच इज अ मेल गैमीट। अगर इसकी बात करें, क्योंकि जो स्पर्म है वो एक मोटाइल होता है, मोटाइल स्पर्म होता है, तो इसे टेल की नीड होती है। तो इसकी अगर हम फीचर देखें, इट इज जस्ट लाइक दिस। इसकी शेप कैसी होती है, विद टेल। क्लियर? सो ये हमने कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था अपने सेल चैप्टर का। कल से हम आगे स्टार्ट करेंगे। आज हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स की सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट किया है। कल हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में प्रोकैरियोटिक सेल की डिटेल्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसकी मेम्ब्रेन कैसी होती है, उसके अंदर का कंटेंट कैसा होता है। सो प्लीज ज्वाइन द लेक्चर एंड डू सब्सक्राइब एंड थैंक यू।